हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल जंक्शन के एक और नए ब्लॉग में। तो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उसको आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर का वेटेज अपने बोर्ड्स में रखता है और ये केमिस्ट्री का सबसे सरल चैप्टर हम मान सकते हैं। ये हर उस बच्चे के समझ में आ जाएगा जो वीडियो लेक्चर को ढंग से देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। नोट्स के बारे में आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स की पीडीएफ फाइल बना के आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और वो काम अभी चल रहा है, तो वो 3 से 4 दिन के भीतर हो जाएगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाए टिल द एंड ऑफ द वीडियो, देन आप कमेंट बॉक्स में डाल के उस डाउट को पूछ सकते हो। और थोड़े दिनों बाद में हम अपनी वेबसाइट भी डेवलप करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम ठोसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ठोस के कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, जो फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो वो पढ़ने जा रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है कि ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है, जो हम 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है। मतलब ठोस अगर दो अणुओं से मिलकर बना हुआ है तो दोनों अणुओं की एक निश्चित पैकिंग होगी, जस्ट लाइक इट। ठीक है, इस टाइप से कुछ पैकिंग बनी हुई होगी, जैसे इस टाइप से। ये एक अणु है, ये एक पार्टिकल बोल सकते हैं इसको, अणु है, और इसकी बार बार पुनरावृत्ति एक निश्चित ज्यामिति में हो रही है, एक निश्चित पैटर्न में हो रही है, तो वो ठोस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा गुण होता है इसका संपीड्यता। संपीड्यता हम फिर से 7th या 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। संपीड्यता, ठीक है, क्या होता है संपीड्यता? सबको पता है। संपीड्यता की किसी वस्तु को कितना दबाया जा सकता है। ठीक है, किसी वस्तु को कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे ये एक इरेज़र है, तो इसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है, यही उसकी संपीड्यता होगी। ठीक है, इसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है, ये इसकी संपीड्यता होगी। आपने देखा होगा कि मार्केट से जब हम गैस सिलेंडर लाते हैं तो उसमें गैस को संपीड़ित किया जाता है, तो वो नाम से गैस होती है, लेकिन आप कभी बजा के देखना, उसमें लिक्विड की आवाज़ आती है, क्योंकि गैस को एक लेवल से अधिक संपीड़ित कर देने पे, दबा देने पे वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो वो ज़्यादा गैस बढ़ने के लिए उसको लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है। उसको कंप्रेस कर करके उसमें बहुत ज़्यादा गैस बढ़ते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो अणु है वो नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, वो बेसिकली नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने पे वो संपीड्यता दिखाते हैं। और तीसरा गुण आता है सॉलिड्स का गलनांक। ठीक है, गलनांक आप समझ रहे होगे। गलनांक, ठोस का जो गलनांक होता है वो गैस व द्रव दोनों से ज़्यादा होता है, दोनों से ज़्यादा होता है। ठोस का जो गलनांक होता है वह गैस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। यह आपको 7th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें फोर्थ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है घनत्व। घनत्व क्या होता है? बेसिकली आपको पता है, घनत्व होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? कोई चीज़ का कितना अधिक घनत्व है, ये घनत्व द्रव्यमान डी बराबर होता है द्रव्यमान m/v, जो कितना उसका भार है, और v का मतलब होता है उसका कितना उसका आयतन है। तो आप देखना कभी भी कि जो ठोस होते हैं उनमें भार है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है और आयतन बहुत कम होता है। आयतन बहुत कम होगा तो ये वैल्यू घटेगी, आयतन कम हुआ और भार बहुत ज़्यादा हुआ तो ये बढ़ेगी। तो ऊपर वाला बढ़ रहा है और नीचे वाला घट रहा है, तो छोटे का भाग लग रहा है वो भी बड़े में, तो घनत्व ऑलवेज बढ़ेगा। तो इसी कारण से जो ठोस का घनत्व होता है डी, वो ग्रेटर देन होता है द्रव, और द्रव का जो घनत्व होता है वो होता है गैस से भी ज़्यादा। गैस को सबसे ज़्यादा, इसका ये जो घनत्व वाला टॉपिक है वो संपीड्यता का उल्टा मान सकते हैं अपन। ठीक है,
तो ये जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी चार, वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं ठोसों के प्रकार के बारे में। तो दूसरा जो अपना बड़ा टॉपिक आएगा वो क्या है, ठोसों के प्रकार के बारे में। और इस लेक्चर में हम ज़्यादातर इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठोसों के प्रकार। अब ठोसों के प्रकार क्या होते हैं? ठोसों के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में जो डिफरेंस होता है वो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार 3 नंबर का डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर ही आपके कंप्लीट सॉलिड स्टेट के बराबर हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो जाएगा। तो आगे का चैप्टर पढ़ने की कोई खास ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मैं डिफरेंस करना बताता हूँ आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, और डिफरेंस में ही हम दोनों की डेफिनेशन भी समझ लेंगे, क्योंकि बेसिकली इनकी कोई फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं है। दोनों का डिफरेंस ही हम आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दोनों की डेफिनेशन निकल के आएगी। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित पैकिंग होती है। ज्यामिति तो इसकी भी निश्चित होती है। निश्चित पैकिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, निश्चित पैकिंग, ठीक है। निश्चित पैकिंग का मतलब होता है एक पैटर्न फॉलो करता है। ये एक पैटर्न फॉलो नहीं करता। पैटर्न फॉलो करने का मतलब जैसे दो पार्टिकल है, मान लो ए और बी, और ये कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। तो अब ए और बी का जैसे हम लैब में देखेंगे तो इसका एक पैटर्न होगा। अगर ये क्रिस्टलीय सॉलिड है तो इसका एक पैटर्न क्या होगा, पैटर्न ये होगा, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इसका पैटर्न इस टाइप से कुछ फॉलो करेगा। ये क्रिस्टलीय ठोस माना है हमने ए बी को, तो ये कुछ इस टाइप से फॉलो करेगा। ये 3D में है, ये गोले हैं, हम 2D फ्रेम में बना रहे हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस माना है अपने, ठोस माना, ठीक है। तो मान लिया फर्स्ट जो पार्टिकल है वो ए है, ठीक है, फर्स्ट गोला ए है, तो सेकंड बी है, थर्ड फिर ए, फिर फोर्थ बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर ये बी, फिर ये ए बी, ए बी, ए बी। इसी टाइप से ये पूरा पैटर्न फॉलो करता जाएगा। और देखिए इसमें एक पर्टिकुलर पूरा पैटर्न बन रहा है। किसी भी डायरेक्शन से आप देख लीजिए, एक पैटर्न बनता दिखाई पड़ेगा आपको। देखो ए के बाद में बी आएगा, बी के बाद में वापस ए के बाद में बी, बी के बाद में ए, यहाँ पे बी के बाद में ए, बी के बाद में, तो कुछ एकदम पैटर्न बन रहा है इसमें। कुछ ऐसे मतलब है नहीं कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है फिक्स, उसको वो ये मतलब छोड़ नहीं रहा है पैटर्न को। तो ये पहला गुण होता है क्रिस्टलीय ठोसों का। अब अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होगा, अनिश्चित पैकिंग, अनिश्चित पैकिंग, ठीक है, अनिश्चित पैकिंग। जैसे इसी में मैं छोटा बना के डायग्राम दिखाता हूँ, बड़ा डायग्राम में ज़्यादा टाइम लगता है, आपके समझ में तो आ ही गया होगा। छोटे डायग्राम में क्या दिखाता हूँ आपको, मान लो कि एक ए बी एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अब अक्रिस्टलीय ठोस मान लिया आपने, क्या है, अपने को मानना है अक्रिस्टलीय ठोस है। तो देखो ये अगर ए है तो ये बी होगा। अब अगला ए होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 3 बार भी बी आ सकता है, फिर ए आ सकता है और फिर ए आ सकता है, फिर यहाँ पे बी, फिर बी, फिर बी, फिर ए और ए। तो ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये होगा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस होगा। दूसरा जो बड़ा गुण आता है इनका वो होता है आकार, ठीक है। आकार में क्या होगा, इसका आकार निश्चित होगा क्योंकि ये एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जो इसका आकार होगा वो आएगा निश्चित आकार, निश्चित आकार, और इसका आएगा वो आएगा अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार, ठीक है। और तीसरा जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए होगा, तो मैं पेज को पलट देता हूँ, ठीक है। तो पेज को पलटने पे हम अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसको आराम से, ठीक है। तो उसमें क्या है,
उसमें हम बात करेंगे गलनांक और गलनांक के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। कैमरा हिल गया था तो थोड़ा सही दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन अब दिखाई सही देगा आपको अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। एक मिनट में कैमरे को सेट कर लेता हूँ। ओके, हाँ। तो हम अब बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो थर्ड डिफरेंस आ रहा है। इसका गलनांक होता है वो निश्चित होता है। ये गलनांक क्या होता है, एकदम फंडामेंटल, हम गलनांक निश्चित होता है। और इसका होता है वो क्या होता है, इसका होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। अब गलनांक क्या होता है, पहली बात तो गलनांक वह बिंदु तापमान का वह बिंदु, ठीक है। तापमान का वह बिंदु या वह परास जिसमें कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाता है, ठीक है। याद रखना, तापमान का वह बिंदु या तापमान की वह परास जिसमें कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, तो वह होता है गलनांक, ठीक है, गलनांक। तो जो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक होता है वो निश्चित होता है और ये अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब होता है एक परास में होता है, ठीक है। निश्चित तो ये भी होता है, अनिश्चित नहीं बोल सकते उसको, लेकिन ये एक क्रिटिकल पॉइंट आता है, मतलब एक पॉइंट आ गया और वहाँ पे इसका गलनांक आ गया, ठीक है। एक पॉइंट पे गलनांक आता है, पॉइंट पर गलनांक आता है, ठीक है। पॉइंट पर गलनांक आता है, लेकिन इनमें क्या होता है, एक तापमान परास पर गलनांक आता है, ठीक है। तापमान परास पर गलनांक आता है। और इसका रीज़न मैं अभी आपको पूरा खोल के बताने वाला हूँ कि तापमान परास पे क्यों आता है और उसका तापमान परास पे क्यों नहीं आता। देखिए, इसका तापमान परास पे क्यों आता है, वो वही बात आ गई। हम इसका एक पैटर्न बनाते हैं। देखो, इसमें पैटर्न क्या था, आपने पिछले पेज पे पढ़ाई होगा कि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। देखो, मैं बताता हूँ आपको, पूरा समझाता हूँ। और इसमें भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था। इसमें बेसिकली कुछ भी बन रहा था, मतलब स्ट्रक्चर में एक फिक्स पैटर्न नहीं था। जैसे इसमें यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। इसमें क्या था, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया और बी आ जाता था अचानक, फिर बी, कोई पैटर्न नहीं था, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो, मान लो कि इसकी एक फिक्स पैटर्न है, इसकी एक फिक्स पैकिंग है। तो उस पैकिंग को अगर हम तोड़ेंगे उस पैकिंग को, तो एक निश्चित तापमान पर, फिक्स पैकिंग है, सारे एक जैसे गुण रखते हैं, तो एक निश्चित तापमान पर सारे टूट जाएंगे। भाई, जब सबकी कैपेसिटी सेम है, सब एक ही लेवल के बंदे हैं, सब एक ही लेवल की कैपेसिटी रखते हैं अपने आप में, तो फिर वो तो एक ही तापमान पे टूटेंगे। लेकिन होगा क्या, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ए बी बंद पाया जाएगा, ए बी बंद पाया जाएगा, और दूसरा क्या बंद पाया जाएगा, ए बी बंद ही दूसरा पाया जाएगा। तो सारे बॉन्ड है, बंद है, जो बंद बनेंगे, जो भौतिक बंद बनेंगे, यहाँ पे रासायनिक बंदों की बात हम नहीं करने वाले, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे भौतिक बंद बनेंगे। तो भौतिक बंद यहाँ पे क्या है, ए बी भौतिक बंद है। तो ये बंद, इसकी कैपेसिटी और इसकी बंद की कैपेसिटी बराबर होगी, तो एक निश्चित तापमान पे ये बंद की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी और ये बिखर जाएगा और इनमें गैप आ जाएगा। तो एक निश्चित तापमान पे आएगा क्योंकि निश्चित बंद है एक जैसा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, भौतिक बंद, ए और ए के बीच में वो बंद है, बी और बी के बीच में बंद है। देखो, ये बी और बी के बीच में बंद आ गया और ए और बी के बीच में बंद है। तो 3 बॉन्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है, 3 बंद आ गए। मैं बॉन्ड लिख रहा हूँ बंद को, तो 3 बंद आ गए। तो अब तीनों को तोड़ने के लिए भाई अलग अलग तापमान चाहिए होगा, अलग अलग तापमान। मान लो कि 80 डिग्री टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड 80 डिग्री सेल्सियस पे टूट गया, ये 85 डिग्री सेल्सियस पे टूट गया और ये 90 डिग्री सेल्सियस पे टूट गया। तो एक रेंज आ गई ना कि 80 से 90, 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ए बी बॉन्ड मान लो 80 डिग्री पे ही टूट गया, तो अब 80 डिग्री पे ये सारे बंद एक जैसे हैं तो सारे बंद टूट जाएंगे। तो ये आ गए ना आपके समझ में कि निश्चित परास, इसकी एक निश्चित परास होती है और इसका एक निश्चित पॉइंट होता है गलनांक का। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। मैं आपसे डायग्राम भी डिस्कस कर लेता हूँ। इसका भी डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम तापमान लेके चलेंगे वाई एक्सिस पे, आई होप कि आपको कैमरे में दिख रहा हो सही। और यहाँ पे समय लेके चलेंगे, ठीक है, टाइम। और यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे तापमान, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे समय टी। तो होगा क्या, देखो होगा क्या कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो एक निश्चित पॉइंट तक तापमान बढ़ता रहेगा। जैसे हम मान लो कि किसी किसी कैरेट में हम क्रिस्टलीय ठोस को रख के, एक कैरेट में हम क्रिस्टलीय ठोस को रख के नीचे से उसके आंच दे रहे हैं। आंच देंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो पहले शुरू में तापमान बढ़ेगा, फिर एक निश्चित टेम्परेचर मान लो कि जैसे 80 डिग्री सेल्सियस मान लो, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मानना है हमने, वैसे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे मान लो 80 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा तापमान का, एक निश्चित तापमान पे ये लाइन एकदम सीधी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, ये एकदम सीधी हो जाएगी। एकदम सीधी होने का मतलब क्या हुआ, इस लाइन में ये क्या है, ये लाइन बेसिकली क्या बता रही है अपने को, ये क्या बता रही है, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, अब गुप्त उष्मा क्या होती है, गुप्त उष्मा होती है जो हमने पढ़ रखा है वैसे 10th या 8th स्टैंडर्ड में, कि गुप्त उष्मा वह उष्मा या वह तापमान जो सॉलिड के अणुओं को तोड़कर उसे द्रव में परिवर्तित करने के लिए मजबूर कर देती है, ठीक है। द्रव को द्रव में परिवर्तित करने के लिए मजबूर, वो कैसे, वो ऐसे कि मान लो कि हम इसने एक क्रिस्टलीय ठोस को, इसमें एक क्रिस्टलीय ठोस को इस कढ़ाई में रख लिया, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, ये ठोस है क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस ये हमने यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे नीचे से हम उसकी आंच दे रहे हैं, ठीक है, आंच दे रहे हैं। तो होगा क्या, देखो एक तापमान आएगा, ठीक है, एक तापमान आएगा। जैसे हम शुरुआत में ताप देंगे तो ये पूरा ठोस गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, और फिर एक तापमान आएगा जब ये कंप्लीट गर्म होके ये लिक्विड में आना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विड में जब आएगा ना तब इसका तापमान नहीं बढ़ेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक ये कंप्लीट लिक्विड में नहीं आएगा। तापमान क्यों नहीं बढ़ेगा, तापमान इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जब तक ये कंप्लीट लिक्विड में आएगा तो इसके जो अणु है उनको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा जा रही है ना वो उस तापमान से ही मिल रही है। तो उस टाइम पे उस कुछ टाइम, निश्चित टाइम अंतराल के लिए वो तापमान से ही मिल रही है, इसलिए उस तापमान से उसको तोड़ रहा है वो, तो वो चेंज नहीं होगा तापमान। बाद में जैसे ये कंप्लीट लिक्विड हो गया, यहाँ पे ये ठोस था इस बिंदु पे और यहाँ से यहाँ तक ये द्रव में चेंज हो गया क्रिस्टलीय ठोस। अब द्रव में चेंज होने के बाद जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव का तापमान तो बढ़ेगा और द्रव का तापमान बढ़ेगा तो ये कुछ इस टाइप से पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये क्या आ गया, ये तापमान क्या है, ये तापमान है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो एक निश्चित बिंदु है। इसमें क्या आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं आने वाला, इसमें आएगा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा और फिर ऐसे हो जाएगा। ये कभी भी आपको एकदम ऐसे ऐसे एक निश्चित तापमान पर नहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। समय जैसे जैसे बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा तो एक निश्चित पैटर्न के साथ ये एक रेंज में आएगा, ठीक है ना। इसका गलनांक एक निश्चित नहीं है, देखो इसका गलनांक निश्चित था तो एक निश्चित बिंदु पे ये लाइन सीधी हो गई, लेकिन इसका गलनांक एक निश्चित नहीं है तो ये निश्चित नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो कन्फ्यूज़ करता है बार बार बच्चों को। इसके एग्जाम्पल्स हम रख सकते हैं जैसे लोहा, एलुमिनियम, NaCl, MgCl2, ओके। लेकिन एक होता है क्वार्ट्ज, ये आप हाई क्लासेज में जब आओगे तो आपको देखने को भी मिल जाएगा। जो क्वार्ट्ज होता है, क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्वार्ट्ज होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है ना, क्वार्ट्ज ग्लास, जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखो ग्लास आ गया ना तो ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस होगा, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा आगे। तो ग्लास होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है प्लास्टिक, किसी भी टाइप की प्लास्टिक। देखो आपने कभी देखा होगा प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो वो पहले मुलायम होती है, फिर वो लिक्विड में परिवर्तित होती है। तो एक पहले मुलायम हुई फिर लिक्विड में परिवर्तित हुई, तो मतलब एक रेंज आ गई तापमान की जिसमें वो
उसका गलनांक पॉइंट आएगा, ठीक है, एक रेंज आएगी उसमें, एक निश्चित बिंदु नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम ग्लास के बारे में बात करते हैं, जैसे निश्चित एक कांच के बारे में बात कर लेते हैं। आपने पुरानी बिल्डिंग्स तो देखी होंगी, पुरानी बिल्डिंग्स में जो खिड़कियाँ होती है उस पर जैसे शीशा लगा हुआ होता है, ठीक है, कांच लगा हुआ होता है जनरली। तो हम जब उस शीशे को जब लगाया हुआ है, मान लो कि आज से 10 साल पहले लगाया, तो हमने उसकी नाप लिया, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई नापी, तो मान लो कि वो 2 mm आई। आज से 10 साल पहले हमने नापी तो वो 2 mm आई। ये खिड़की है, कांच की खिड़की है। अब 10 साल बाद में, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर क्या होगा, इस खिड़की को हम दोबारा नापेंगे ना, तो ये जो नीचे की मोटाई आएगी ना, वो आएगी 2.05 mm। ये मीटर नहीं है, mm है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 1.95 mm। तो हुआ क्या बेसिकली, ये द्रव है, जो ये शीशा है वो नीचे से मोटा हो गया और ऊपर से पतला हो गया। ये क्यों हुआ, ये माना जाता है कि जो शीशा होता है वो बहने का गुण रखता है नीचे, क्योंकि शीशा एक्सीलरेट ठोस होता है, तो ये एक्सीलरेट ठोस होने का नीचे बह जाता है और नीचे आके जमा हो जाता है, तो वो नीचे की मोटाई बढ़ जाती है और ऊपर की मोटाई घट जाती है। तो यही होता है, ये लंबे टाइम पीरियड में होता है। तो ये नीचे इसीलिए शीशे को अति शीतल द्रव्य कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का ये पूछा जा सकता है कि शीशे को अति शीतल द्रव्य क्यों कहा जाता है। तो आप लिख सकते हो कि अति शीतल द्रव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है और यह अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम इसमें एक नेक्स्ट डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसमें क्रिस्टलीय ठोसों की प्रास, क्रिस्टलीय ठोसों की प्रास। तो क्रिस्टलीय ठोस इधर इधर लिख रहा हूँ मैं, आपको पता होना से क्रिस्टलीय ठोस, और ये आ गया अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम हमने देखा था। क्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम क्या था, ए बी ए बी ए बी, फिर वापस ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए बी ए बी ए बी ए बी। अब मैं डिनोट भी कर देता हूँ ताकि आपके कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसमें क्या होगा, ये शायद मेरे हिसाब से 5th डिफरेंस है, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। और इसमें क्या होगा, इसका एक निश्चित पैटर्न तो होगा, लेकिन उसमें जो अणु है उनका निश्चित पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। ज्यामिति तो निश्चित है इसकी भी, यहाँ पे ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, किसी को पता नहीं है क्या आएगा, ठीक है। बी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया। तो देखो क्या क्या होता है, ठोस दीर्घप्राशी होते हैं। दीर्घप्राशी का मतलब एक ही पैटर्न को लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं। जैसे ए बी एक पैटर्न है, ये एक पूरा पैटर्न है, तो इसको यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे हम लंबे चलेंगे, बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर ए, तो ये एक लंबी प्रास के लिए एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी बी को हमने पैटर्न माना, तो यहाँ पे फिर ए आ गया, तो ये लंबी प्रास को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसकी जो प्रास होती है वो छोटी होती है, लघु प्राशी होता है, लघु प्राशी होता है, और ये दीर्घ प्राशी होता है, ठीक है, दीर्घ प्राशी। अब जो 6th डिफरेंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं, विषम देशिक, मैं आपको बताता हूँ, विषम देशिक, ठीक है। और ये होता है, वो होता है समदेशिक, समदेशिक। तो होता क्या है, विषम देशिक का मीनिंग क्या हो और समदेशिक का मीनिंग क्या हो। विषम देशिक का मतलब होता है कि कोई भी भौतिक गुण, भौतिक क्वांटिटीज़, भौतिक क्वांटिटीज़ मतलब तापमान, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस वगैरह, जो भी है, आपका तापमान आ गया, उसमें गलनांक आ गया, कुछ भी भौतिक गुण है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, कुछ भी, ठीक है, जो भौतिक है, तो एक पैटर्न बनता है। इसमें आपको ऊपर बना के दिखाया हुआ है, ठीक है, वापस बना देता हूँ, ए बी 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 ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो, इस डायरेक्शन से चलेंगे और इस डायरेक्शन से चलेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, ए बी ए बी ए बी। तो इस डायरेक्शन से जो जो भौतिक क्वांटिटीज़ का जो पैरामीटर्स हमें दिखाई देगा
वो इस टाइप से देखो बी ए बी 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 इस टाइप से, इसमें तीनों भी आ गए, इसमें ए बी है, तो ये दोनों पास से अलग अलग दिखाई देगा। जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे वो तीनों डायरेक्शन से अलग अलग दिखाई देगा। तो इसे इसलिए अलग अलग दिशा से ये अलग अलग गुण दिखाता है, विषम गुण दिखाता है, इसलिए इसे विषमदेशी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है देखो, इसमें मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। इसमें जो ये होते हैं ना, ये पार्टिकल्स ये बहुत छोटे आकार में होते हैं और इसमें कुछ निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, ए बी बी ए बी, तो बी ए बी बी। तो इसमें क्या होता है कि एक जैसे एक लाइट आई, मान लो एक लाइट आई, तो ए से वो परावर्तित होकर इधर गई, तो वो बी से वापस परावर्तित होकर इधर ही आ जाएगी, ठीक है। तो जो पहली वाली लाइट थी और जो लास्ट वाली लाइट थी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया उनके पास में। तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जो अंत में जो रिजल्ट आता है ना, वो जो शुरुआत में रिजल्ट आया ना वही होता है। और हर दिशा में ये तो आपको पता है इनका पैटर्न हर दिशा में मतलब सेम नहीं होता है, हर दिशा में चेंज होता है इनका पैटर्न। तो ये हर दिशा से चेंज तो होता है, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि जो भौतिक गुणों की जो भौतिक ये क्वांटिटीज़ होती है उनका जो अपन पैरामीटर्स मापते हैं तो वो अंत में सेम आता है, इसलिए यह समदेशिक होता है, ठीक है। और ये विषमदेशिक होता है। समदेशिक और विषमदेशिक आपके बेसिकली समझ में आ ही गया होगा। याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको याद करना है। तो नोट्स में आपको इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। वैसे जो मैंने समझाया वही है एक्सप्लेनेशन का मतलब कि आपको थोड़ा सही पैटर्न से ढंग से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो 3 से 4 दिन लग जाएंगे उनको मिलने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपके डाउट हो तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनका ज़रूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। और वीडियो लेक्चर को अगर आपको स्लो लगे तो उसको स्पीड में करके देखिए, लेकिन स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो चीज़ों को क्यों न ढंग से समझा जाए, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट जेई वगैरह में भी बहुत अच्छी तरीके से ये हेल्प कर सके। थैंक यू।